जय हिंद दोस्तों, मैं कविता सिंह। दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत के भूगोल की इस नई जर्नी में आज मैं आपको इस लेक्चर में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए पश्चिमी घाट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पश्चिमी घाट जो है आपका दोस्तों, वो दक्कन के पठार का ही एक हिस्सा है, उसी में ही आता है ये। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट जो है आपका, इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री कहते हैं इसको। ठीक है, और ये जो पश्चिमी घाट है ये कहां से कहां तक है? ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, जो ताप्ती नदी है जो सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण से होकर के बहती है ताप्ती नदी, तो इसी ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप, या फिर कह सकते हैं कैप ऑफ कन्याकुमारी। ठीक है, तो यहां तक फैला हुआ है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक। कितने किलोमीटर क्षेत्र में? लगभग 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में ये आपका पश्चिमी घाट फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों, वो लगभग 1200 मीटर के आसपास है। यानी कि पश्चिमी घाट में जो ऊंचे ऊंचे शिखर जो हमें मिलेंगे देखने के लिए, वो लगभग लमसम आपको 1200 मीटर के आसपास देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? बात करते हैं इसकी चौड़ाई की। देखिए पश्चिमी घाट का जो उत्तर वाला जो पार्ट है, वहां पर इसकी चौड़ाई मात्र 50 किलोमीटर मिलेगी। जो इस पश्चिमी घाट का जो चौड़ापन है, यानी कि जो इसका विस्तार है वहां पर, तो वो मात्र 50 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन जैसे ही हम दक्षिण में आएंगे तो वहां पर इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी और वहां पर हो जाएगी 65 से 80 किलोमीटर के आसपास। तो ठीक है, दोनों में अंतर है। उत्तर में अलग चौड़ाई मिलेगी देखने के लिए, और नीचे दक्षिण में हमें अलग चौड़ाई मिलेगी देखने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। इस सह्याद्री को, यानी कि इस पश्चिमी घाट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री के नाम से और दूसरा है दक्षिणी सह्याद्री के नाम से। ठीक है, इन दोनों उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री को एक नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश रेखा है जो जस्ट इनको बीचों बीच होकर के गुजरती है और इन दोनों को विभाजित करती है। इन दोनों को, उत्तरी सह्याद्री को भी और दक्षिणी सह्याद्री को भी। ये है आपकी 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो आपके गोवा से होकर गुजरती है दोस्तों। ठीक है, गोवा से होकर के। क्लियर है? अब देखिए जो आपका ये उत्तरी सह्याद्री, जो आपका ये पश्चिमी घाट वाला जो पार्ट है, ये आपका दोस्तों बेसाल्ट लावा के निक्षेपों से निर्मित है। यानी कि इसके जो ऊपर, इस सह्याद्री के ऊपर जो आपको मिट्टी या चट्टान जो आपको दिखाई देगी, वो कैसी दिखाई देगी दोस्तों? बेसाल्ट लावा से निक्षेपित यहाँ पर आपको चट्टाने मिलेंगी उत्तरी सह्याद्री में, इसके ऊपर बिछी हुई है। ठीक है, और इसके दक्षिण, ये जो दक्षिण सह्याद्री है, इस दक्षिण सह्याद्री में आर्कियन क्रम की चट्टानें हमें देखने के लिए मिलेंगी। आर्कियन क्रम की चट्टानों में आता है ग्रेनाइट और नीज। ठीक है, यानी कि जो गोवा का जो दक्षिण वाला जो पार्ट है ना, गोवा के दक्षिण से, यहाँ से आपका ये दक्षिण सह्याद्री स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने के लिए मिलेंगी आपको। ठीक है, ये जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, ये हमारे भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। यानी कि सबसे पहले जो है वो हिमालय है, और दूसरी हमारे भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों? ये पश्चिमी घाट है। क्लियर है दोस्तों? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम के पैटर्न के लिहाज से। चलिए अब आगे इधर देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस पश्चिमी घाट में ही गिर की पहाड़ियां भी पाई जाती हैं दोस्तों। गिर की पहाड़ियां, गिर की पहाड़ियां में पहाड़ियां हैं जहां पर गिर की पहाड़ियों में ही गिर वन होते हैं, और यहाँ पर एशिया के शेर पाए जाते हैं, जिसे हम एशियन लायन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो एशियन लायन है ये अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। अफ्रीका के पूर्वी वाले क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी वाले पार्ट में भी वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब वहां पर क्यों पाए जाते हैं? वहां पर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि हमारा जो दक्कन का जो पठार है, ये कहाँ से टूट कर आया था दोस्तों? ये अफ्रीका से टूट करके आया था। और जब अफ्रीका से टूट कर आया था तो वहां से काफी सारे पेड़ पौधे, वहां की औषधियां, वहां के जीव जंतु भी उसके साथ आ गए होंगे। तो इसी वजह से वहां पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे हमारे यहाँ पर इस पश्चिमी घाट वाले पार्ट में भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी उसी ये वाला जो पार्ट है पश्चिमी घाट वाला पार्ट या फिर दक्कन का पठार, ये उसी का ही हिस्सा है, अफ्रीका का ही हिस्सा है। क्लियर है? चलिए अभी जो गिर की पहाड़ियां ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, गुजरात के सौराष्ट्र में ये वाला जो पार्ट है, इस तरीके से ऐसे आपने देखा होगा ये अपने इंडिया के मैप में। ये आपका मध्य पश्चिम वाला जो पार्ट है, मध्य पश्चिम में आपका गुजरात पड़ता है। ये आपका दोस्तों ये कच्छ का रण है। ये क्या है आपका? कच्छ का रण।
और ये है आपका दोस्तों सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में पाया जाता है, सौराष्ट्र प्रदेश। इसी सौराष्ट्र प्रदेश की बात कर रही हूँ, मतलब इसी सौराष्ट्र प्रदेश में ही यहीं पर गिरवन पाए जाते हैं और इन्हीं इसी गिरवन में ही एशिया के शेर पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि जो पश्चिमी घाट है वहां पर कौन कौन से सर्वोच्च शिखर पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उत्तरी सह्याद्री, मैंने बताया आपको कि इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, तो अलग अलग उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में अलग अलग सर्वोच्च शिखर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तरी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखरों के बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो सर्वोच्च शिखर है उत्तरी सह्याद्री का, वो है कालसुबाई। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? कालसुबाई है। कितने मीटर की ऊंचाई है इसकी औसत? इसकी औसत मीटर ऊंचाई है 1646 के आसपास, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सर्वोच्च चोटी के बारे में अगर बात करें तो वो है महाबलेश्वर। बहुत ही फेमस है महाबलेश्वर, सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च नहीं दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ये 1438 मीटर के आसपास है दोस्तों, 1438 मीटर। ये महाबलेश्वर जो सर्वोच्च चोटी है ये पुणे में पाई जाती है दोस्तों, और यहीं से इसी के पास से ही आपकी कृष्णा नदी का भी उद्गम स्थल है। तो कृष्णा नदी भी दोस्तों आपकी इसी महाबलेश्वर से ही निकलती है। यहाँ पर महाबलेश्वर में शिव भगवान जी का भी एक बड़ा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सिद्धपीठ मंदिर भी स्थित है। तो काफी सारे श्रद्धालु यहाँ पर शिव जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रथम उत्तरी सह्याद्री की प्रथम ये आपकी सर्वोच्च चोटी हो गई कालसुबाई, दूसरी हो गई महाबलेश्वर। अब बात करते हैं हम दक्षिणी सह्याद्री की। दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सर्वोच्च चोटी हमें मिली है दोस्तों, ये दूसरी सर्वोच्च चोटी है पुष्पगिरी। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये जो है इसकी जो ऊंचाई है ये 1714 मीटर के आसपास है दोस्तों। इसकी जो ऊंचाई है औसत ऊंचाई 1714 मीटर के आसपास है। और इसी पुष्पगिरी के पास में, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कावेरी नदी, जब हम नदी तंत्र वाला जो पैटर्न पढ़ेंगे या फिर जहां से क्वेश्चन बनते हैं नदी तंत्र से, उसमें कावेरी नदी काफी फेमस नदी है, ठीक है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत की नहीं, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस कावेरी नदी को पढ़ने के कारण ही ये कहाँ से निकलती है? इसके पास से निकलती है पुष्पगिरी से, और ये पुष्पगिरी इसी दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है, इसीलिए हम इस पुष्पगिरी को पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपको पश्चिमी घाट के बारे में बता दिया। थोड़ा सा और मैं बताऊंगी, चलिए मैं अब थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ फिर मैं बताती हूँ। चलिए आगे देखते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में ही नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि पाई जाती है। नीलगिरी पर्वत ग्रंथि, ग्रंथि मतलब यानी कि नोट, नोट यानी कि गांठ। अभी जो गांठ है ये बनी कैसे? नीलगिरी नाम की जो गांठ है ये कैसे बनी दोस्तों? ये बनी आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन से, यानी कि जब ये दोनों एक जगह आकर के मिल जाती है तो उसे नीलगिरी पर्वत ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस नीलगिरी पर्वत ग्रंथि यानी कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों वो है डोडा बेटा, जिसे दोदा बेटा भी बोलते हैं, डोडा बेटा भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन में दिया गया है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 2636 मीटर के आसपास है, ठीक है। अब देखा जाए तो ये जो डोडा बेटा है दोस्तों, ये दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है दोस्तों। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है डोडा बेटा। अब दक्षिण भारत का प्रथम सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? प्रथम जो सर्वोच्च शिखर है दक्षिण भारत का वो है अनाईमुड़ी, और इस अनाईमुड़ी की जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वो है 2695 मीटर, ठीक है। देखो 2695 मीटर, इसीलिए सर्वोच्च है दक्षिण भारत का शिखर, और ये है 2636 मीटर, इसीलिए दूसरे नंबर पर आता है डोडा बेटा। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। इसी डोडा बेटा के दक्षिण में जब आते हैं हम, या फिर नीलगिरी के दक्षिण में जब हम आते हैं तो हमें एक दर्रा मिलता है, एक पास मिलता है जिसका नाम है पालघाट। तो इसी पालघाट दर्रे के बारे में अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु और केरल इन दो राज्यों को जोड़ता है, ठीक है। तो तमिलनाडु और केरल इन दो राज्यों को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है दोस्तों? पालघाट दर्रा है, ठीक है। इसी पालघाट दर्रे के दक्षिण में एक और पर्वत ग्रंथि बनती है दोस्तों, एक और पर्वत ग्रंथि आती है, ठीक है, जिसे हम अनाईमुड़ी पर्वत ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपको जो इसके बारे में बता रही हूँ, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के बारे में और अनाईमुड़ी पर्वत ग्रंथि के बारे में, ये यहाँ से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं पीसीएस के पेपर में,
और यूपीएससी के भी पेपर में और अदर एग्जाम्स में भी, ठीक है। तो इस पोर्शन को आप प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट डाउन भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। क्लियर है? देखिए, तो ये जो पालघाट दर्रा है, इसके दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा क्या, एक और पर्वत ग्रंथि मिलेगी जिसका नाम है अनाईमुड़ी। इस अनाईमुड़ी पर्वत ग्रंथि को भी 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, यानी कि जब हम इसके नीचे आएंगे तो हमें अलग अलग सीरीज वाइज ऊपर से नीचे तक हमें 3 ग्रंथियां देखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले कौन सी मिलेगी? अनाईमलाई, ठीक है। ये हमें उत्तर दिशा में मिलेगी, यानी कि अनाईमुड़ी की जस्ट हम जैसे ही नीचे आएंगे तो कहा क्या मिलेगी? उत्तर में अनाईमलाई। फिर हमें उत्तर पूर्व में, थोड़ा सा उत्तर के जस्ट पूर्व साइड में, ईस्ट साइड में हमें पालनी की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। इसी पालनी की पहाड़ियों में ही आपका तमिलनाडु राज्य में जो हिस्सा आता है पालनी की पहाड़ियों का, तमिलनाडु राज्य में ही एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है कोडाईकनाल। वेरी फेमस हिल स्टेशन तमिलनाडु का, स्वास्थ्यवर्धक हिल स्टेशन है ये। तो ये आपका पालनी पहाड़ी में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो आपकी आती है वो आती है दक्षिण में पड़ती है इलायची पहाड़ियां, जिसे हम कार्डेमम की पहाड़ियां भी कहते हैं। अब इलायची की पहाड़ियां इनको क्यों कहा जाता है दोस्तों? इलायची की पहाड़ी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इलायची की पैदावार होती है, यानी कि खेती होती है और सबसे ज्यादा होती है। यही कारण है कि इनको इलायची की पहाड़ियां कहा जाता है। क्लियर है? ये जो इलायची की पहाड़ियां हैं ये आपके केरल और तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है, ये वाली पहाड़ियां, ठीक है। और अब इलायची पहाड़ियों के अगर दक्षिण में भी एक और पहाड़ी हमें देखने के लिए मिलती है जिसका नाम है नागरकोयल पहाड़ी। तो ये देखो सीरीज से बन रही है ऊपर से लेकर के दक्षिण तक, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम आएंगे तो हमें 4 पहाड़ियां देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत के जो प्रथम यानी कि सर्वोच्च शिखर जो है दक्षिण भारत का, अनाईमुड़ी 2695 मीटर की औसत ऊंचाई वाला, अब ये इसी श्रेणी का है। अनाईमलाई जो उत्तर में पड़ती है, इसकी अनाईमुड़ी पर्वत ग्रंथि की जो उत्तर में पड़ने वाली जो पहाड़ी है, इसी का ही सर्वोच्च शिखर है। तो हम दक्षिण भारत का भी सर्वोच्च शिखर कह सकते हैं और अनाईमलाई पहाड़ी का भी हम सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी को कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये सारे के सारे मैंने पर्वत से रिलेटेड सारे के सारे सर्वोच्च शिखर आपके क्लियर कर दिए। अब ये पश्चिमी घाट खत्म कहाँ पर हो जाते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पश्चिमी घाट का अंत होता है दोस्तों जो आपका जो कन्याकुमारी यानी कि जो आपका कैप ऑफ कुमारी है, कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप जिसे हम कहते हैं, इसी के उत्तर में कम से कम 20 किलोमीटर उत्तर में ये आपका पश्चिमी घाट फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये पश्चिमी घाट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन पश्चिमी घाट में कुछ ऐसे फेमस दर्रे हैं, यानी कि कुछ ऐसे फेमस पासेस हैं जो इस पश्चिमी घाट को आर पार कई सारे राज्यों को जोड़ते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम दर्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। पश्चिमी घाट के दर्रे 4 दर्रे हैं दोस्तों पश्चिमी घाट के, काफी फेमस दर्रे हैं। तो सबसे पहला दर्रा आएगा दोस्तों थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा जो है आपका वो उत्तरी सह्याद्री में पड़ेगा और उत्तरी सह्याद्री के कौन से वाले राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में जो उत्तरी सह्याद्री वाला जो पार्ट है वहां पर ये थालघाट दर्रा आपका पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी मुंबई, महाराष्ट्र की जो कैपिटल है, जो राजधानी है मुंबई, यहाँ से ये शुरू होता है और यहाँ से ये शुरू होकर के आपका नागपुर तक जाता है, फिर नागपुर से लेकर के आपका कोलकाता तक जाता है। यानी कि यहाँ पर थालघाट दर्रे में आपको रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों मिलेंगे और ये मुंबई से लेकर के नागपुर और नागपुर से लेकर कोलकाता तक ये मार्ग जाता है आपका थालघाट दर्रे से निकलने वाला, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा भी उत्तरी सह्याद्री में ही है दोस्तों, उत्तरी सह्याद्री में ही है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में ही पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आपके मुंबई से शुरू होता है, ये भी आपका रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, ठीक है। तो मुंबई से ये कहाँ पर जाता है दोस्तों? पुणे, और पुणे से फिर जाता है बेलगांव और बेलगांव से जाता है चेन्नई। तो यानी कि सबसे पहले महाराष्ट्र से कहाँ पर जाता है ये? महाराष्ट्र में जाता है क्योंकि पुणे महाराष्ट्र में ही है। फिर उसके बाद में बेलगांव जाता है, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है, फिर चेन्नई में जाता है जो कि आपके तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। क्लियर है दोस्तों? फिर तीसरे नंबर पर आता है पालघाट दर्रा। मैंने आपको बताया था अभी पालघाट दर्रा, ठीक है। पालघाट दर्रा जो है वो नीलगिरी पर्वत ग्रंथि और अनाईमलाई पहाड़ी इन दोनों के बीच में स्थित है। और किस राज्य में स्थित है पालघाट दर्रा दोस्तों? ये केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। क्लियर है? कहां से कहां तक ये दर्रा किन किन क्षेत्रों को मिलाता है? ये कालीकट जो कि केरल में है, कालीकट से आपका सबसे पहले त्रिचूर जाएगा, त्रिचूर से फिर कोयम्बटूर जाएगा, कोयम्बटूर से फिर इडोर जाएगा। यानी कि ये केरल से तमिलनाडु इन दोनों राज्यों को जोड़ता है पालघाट दर्रा।
फिर आपका आता है दोस्तों सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रा दोस्तों आपका कार्डेमम की जो पहाड़ियां हैं, यानी कि जो इलायची की जो पहाड़ियां हैं, वहां से शुरू होकर के नागरकोयल या नगर कोयल पहाड़ियों के बीच में स्थित है सेनकोटा दर्रा। ठीक है, ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से शुरू होकर मदुरई तक जाता है दोस्तों। तो सेनकोटा दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? केरल में स्थित है। तो ये आपका पश्चिमी घाट कंप्लीट हो गया। तो अब मैं आपको पूर्वी घाट के बारे में बताऊंगी कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पूर्वी घाट को समझ लेते हैं। ठीक है, पूर्वी घाट जो है दोस्तों आपका ये 13 से 100 किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। पूर्वी घाट की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? 1300 किलोमीटर है। और ये जो 1300 किलोमीटर की जो लंबाई है, ये आपके महानदी महानदी बेसिन से लेकर नीलगिरी पर्वत तक आपको मिलेगी देखने के लिए। 1300 किलोमीटर की लंबाई अपने पूर्वी घाट की। क्लियर है? तो महानदी से लेकर नीलगिरी पर्वत तक इसकी जो लंबाई है पूर्वी घाट की, वो लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास है। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो जो इसकी औसत ऊंचाई है वो है 615 मीटर के आसपास, लगभग 615 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। अब बात करते हैं हम इसकी चौड़ाई की। तो उत्तर में इसकी जो चौड़ाई हमें देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी हमें 190 किलोमीटर के आसपास, और दक्षिण में जो इसकी चौड़ाई हमें देखने के लिए मिलेगी वो 75 किलोमीटर यानी कि 75 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि पूर्वी घाट की जो चौड़ाई है वो पश्चिमी घाट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा है, पश्चिमी घाट की बहुत कम है। किसके अकॉर्डिंग? पूर्वी घाट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब हम उत्तर से दक्षिण तक पूर्वी घाट पर मिलने वाली सीरीज वाइज जो पहाड़ियां हैं, बहुत फेमस पहाड़ियां, अलग अलग जगह पर पूर्वी घाट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं को हम देख लेते हैं उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। तो ये सीरीज वाइज है। तो सबसे पहले आएगी शेवराई की पहाड़ी, उसके बाद जवादी की पहाड़ी, फिर उसके बाद नल्ला मलाई की पहाड़ी, देन उसके बाद पालकोंडा, और उसके बाद में आपका नीलगिरी पर्वत लास्ट में। जब ये आपके नीलगिरी पर्वत यानी कि नीलगिरी जो ग्रंथि है वो बनती है पश्चिमी घाट से मिलने के बाद। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं कि पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों विशाखापट्टनम, जिसकी औसत ऊंचाई है औसत नहीं मतलब जिसकी जो ऊंचाई है वो है 1680 मीटर के आसपास। ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, पहली सर्वोच्च चोटी। और दूसरी सर्वोच्च चोटी के बारे में अगर बात करें तो ये है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? महेंद्रगिरी है, और ये है 1501 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई। ये जो महेंद्रगिरी जो सर्वोच्च चोटी है ये गंजम जिले में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर पाई जाती है? गंजम जिले में। और ये गंजम जिला पड़ता कहाँ पर है दोस्तों? ये गंजम जिला पड़ता है आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? यहाँ पर इसमें महेंद्रगिरी सर्वोच्च चोटी जो है, यहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं दोस्तों? यहाँ पर पाई जाती है चार्नोकाइट्स चट्टान, और एक पाई जाती है खोंडालाइट्स चट्टानें। ठीक है, तो चार्नोकाइट्स चट्टान और खोंडालाइट्स चट्टानें हमें महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी पर या पर्वत उच्च चोटी पर मिलती है हमें देखने के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दो जिले हैं, एक का नाम है कोडप्पा जिला और एक का नाम है कुर्नूल जिला। तो इन दोनों जिलों में भी हमें पूर्वी घाट का जो एरिया जो हमें मिलता है उसे अलग नाम से जाना जाता है, नल्ला मलाई के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट तो है, लेकिन आंध्र प्रदेश के इन जिलों में इसी पूर्वी घाट के हिस्से को, भाग को नल्ला मलाई के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये जो नल्ला मलाई है, ये पहाड़ियां ये कितनी ऊंची ऊंची है? ये 900 से 1100 मीटर के आसपास ऊंचाई में यहाँ पर मिलेंगी हमें देखने के लिए नल्ला मलाई की पहाड़ियां। क्लियर है? हम थोड़ा सा विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आपका जो पूर्वी घाट है दोस्तों, ये गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में बिल्कुल विलुप्त हो जाता है। यहाँ पर पूर्वी घाट की कोई भी श्रेणी हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। और वो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि गोदावरी नदी और कृष्णा नदी जो बेसिन है, जो नदी तंत्र है, वो काफी बड़ा है, और यही कारण है कि उन्होंने पूर्वी घाट को काट काट कर उसको समतल बना दिया है। यही कारण है कि यहाँ पर पूर्वी घाट बिल्कुल विलुप्त हो जाता है। अब इसकी लगातार श्रेणियां हमें फिर कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो महानदी से लेकर गोदावरी नदी के बीच में जो क्षेत्र मिलता है पूर्वी घाट का, वहां पर हमें इसकी लगातार पर्वत श्रेणियां देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो इस महानदी और गोदावरी के बीच में उत्तर से दक्षिण के बीच में जो पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है बड़ी कम है। तो यहाँ पे जो औसत ऊंचाई मिलेगी वो 920 मीटर के आसपास, लगभग 920 मीटर के आसपास हमें यहाँ पर इसकी पूर्वी घाट की ऊंचाई देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। ठीक है,
चलिए अब हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो नल्ला मलाई है दोस्तों, मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश में जो ये नल्ला मलाई के नाम से जाना जाता है पूर्वी घाट को, यहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है दोस्तों? यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों क्वार्टजाइट की चट्टानें और आपकी स्लेट की वाली चट्टानें। ठीक है, क्वार्टजाइट और स्लेट नामक चट्टानें आपके नल्ला मलाई में मिलती हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे जो आपका जो पालकोंडा है, ठीक है, दक्षिण में यानी कि इसके नल्ला मलाई पहाड़ी के दक्षिण में कह सकते हैं, या फिर आंध्र प्रदेश की कुडप्पा और कुर्नूल जिले के दक्षिण में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर हमें पालकोंडा पूर्वी घाट को ही हम एक अलग नाम से जानते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पालकोंडा। ठीक है, पालकोंडा पहाड़ी मिलेगी, दक्षिण में मिलेगी ये। फिर उसके बाद में जब हम और नीचे आएंगे यानी कि तमिलनाडु में जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमें पूर्वी घाट काफी पेचीदा रूप में मिलता है, यानी कि थोड़ा सा कटा फटा मिलता है, यहाँ पर लगातार श्रेणियों में नहीं मिलता। ठीक है, और उसके बाद फिर हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम में जब हम जाएंगे या फिर दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर लगभग आपका पूर्वी घाट बिल्कुल मिल जाता है आकर के पश्चिमी घाट में। क्लियर है दोस्तों? तो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि पश्चिमी घाट में और क्या क्या चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पूर्वी घाट को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, मैंने आपको बता दिया था। अब ये किन किन क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो उत्तर में हमें सबसे पहले जवादी की पहाड़ी, वैसे तो शेवराई की पहाड़ी मिलती है, तो शेवराई की पहाड़ी देख लेते हैं। तो शेवराई की पहाड़ी और गोडूमलाई की पहाड़ी जो हमें मिलती है पूर्वी घाट की, वो मिलती है सलेम जिले में। कहाँ पर मिलती है दोस्तों? सलेम जिले में मिलती है। उसके बाद में आती है जवादी की पहाड़ी। तो जवादी की पहाड़ी जो है आपकी वो थिरुवेल्लूर जिले में पाई जाती है। क्लियर है? फिर हम पढ़ेंगे जीजी की पहाड़ी। जीजी, दीदी नहीं दोस्तों, जीजी। तो जीजी की पहाड़ी जो है वो विल्लपुरम जिले में हमें देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है? उसके बाद में इसको एक और नाम से जाना जाता है, कोल्ला मलाई के नाम से, और एक जगह पंचा मलाई के नाम से। तो ये कोल्ला मलाई और पंचा मलाई, ये दोनों की दोनों पहाड़ियां हमें कहाँ मिलेगी दोस्तों? ये मिलेगी हमें तिरुचिरापल्ली जिले में दोस्तों। ठीक है, तिरुचिरापल्ली जिले में मिलेंगी ये वाली हमें। उसके बाद में फिर आती है आपकी नीलगिरी पहाड़ी सबसे लास्ट में, और ये आपकी कोयम्बटूर जिले में या कोयम्बटूर शहर में मिलेगी नीलगिरी पहाड़ी। क्लियर है दोस्तों? ये जो सारी की सारी जो पहाड़ियां हैं, इनकी औसत ऊंचाई के बारे में अगर बात करें तो इनकी औसत ऊंचाई 1279 मीटर के आसपास है कम से कम, यानी कि 1279 मीटर के आसपास इनकी ऊंचाई हमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन पहाड़ियों के दक्षिण में, इन पहाड़ियों का जो दक्षिणी वाला जो हिस्सा है, वहां पर कुछ वन पाए जाते हैं जिनमें सागवान के पेड़ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और चंदन के वृक्ष हमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो चंदन के जो वृक्ष हैं, यहाँ पर कावेरी नदी और पेन्नार नदी का नदी बेसिन है, यानी कि बहुत बड़ा एक नदी तंत्र है कावेरी नदी का और पेन्नार नदी का। तो इन नदियों के बीच में ही एक श्रेणी मिलती है पूर्वी घाट की, जिसका नाम है मेलागिरी। क्या नाम है दोस्तों? मेलागिरी पर्वत श्रेणी। इसी मेलागिरी पर्वत श्रेणी में ही चंदन वन पाए जाते हैं दोस्तों, यानी कि चंदन की लकड़ियां सबसे ज्यादा इसी मेलागिरी श्रेणी पर ही मिलती हैं। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, उसमें भी चंदन का जो इनलीगल यानी कि स्मगलिंग की जाती थी, व्यापार किया जाता था, तो वो जो दिखाया गया है वो इन्हीं मेलागिरी श्रेणी की ही कहानी है। इसी यहाँ के ही चंदन वृक्षों का इस्तेमाल किया जाता था इनलीगल तरीके से। क्लियर है? अब ये कावेरी नदी जो है दोस्तों, ये कावेरी नदी पूर्वी घाट को काट करके एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जो काफी फेमस जलप्रपात है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका जलप्रपात का नाम है होजेकल जलप्रपात। क्या नाम है दोस्तों? होजेकल जलप्रपात। ये कावेरी नदी पर बनता है। क्लियर है? तो हमने जो है पूर्वी घाट आज अपना कंप्लीट कर लिया है। तो इस लेक्चर में आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।